नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र पर। और अफवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान के अफवाह तंत्र में हमने जो स्टार्ट किया था वो किया था आंतरिक अफवाह तंत्र को। और आंतरिक अफवाह तंत्र में हम जो है एक नदी को पढ़ चुके थे। कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी की जितनी भी सारी विशेषताएं थी उसको हम अध्ययन कर चुके थे, जैसे कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसका विलुप्त स्थल क्या है। वर्षा के आधार पर 3 इसके विलुप्त स्थल थे। आज इसकी जो भी विशेषताएं थी वो लगभग हमने पूरी कर ली थी। अब बात करते हैं अन्य आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में। तो घग्गर के बाद में दूसरे नंबर की जो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है उसको आप लिखिए। कौन सी? 2 नंबर की आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी वो आप लिखिए कांतली नदी। कांतली नदी। तो अब बात करते हैं कांतली नदी के बारे में। तो देखिए, कांतली नदी के उद्गम के बारे में बात करें तो कांतली नदी का जो उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। उसके बाद में ये नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की प्रवाहित होती हुई मुंडे झुंझुनू को लगभग 2 भागों में बांटती हुई झुंझुनू जिले में ही मुंडेल गांव के पास विलुप्त हो जाती है। माना जाता है कि ये नदी चूरू जिले की सीमा से थोड़ा पहले ही विलुप्त हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, कौन से? चूरू और बीकानेर। लेकिन ये तथ्य सही नहीं है, क्योंकि जब कभी कभी खंडेला की पहाड़ियाँ जो सीकर में स्थित हैं यहाँ पर अगर अधिक बरसात हो जाती है तो इस नदी में इतना पानी आ जाता है कि यह नदी मुंडेल गांव को पार करके चूरू जिले की सीमा में प्रवेश कर जाती है। लेकिन यह जो है कभी कभी होता है, हर वर्ष ऐसा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यह जो नदी कैसी नदी है? एक बरसाती नदी है। तो हम मान लेते हैं कि बीकानेर और चूरू राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। तो कांतली नदी के उद्गम के बारे में बात करें तो उद्गम जो होता है इसका होता है वो खंडेला की पहाड़ियां और खंडेला की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? हमारी सीकर जिले में स्थित है। अपने उद्गम स्थल से यह नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। और राजस्थान के कितने जिले? 2 जिलों में बहती है। कौन से? एक तो सीकर, और सीकर के बाद यह झुंझुनू जिले को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। झुंझुनू, और झुंझुनू जिले में ही एक गांव है हमारा मुंडेल गांव। कौन सा गांव? मुंडेल गांव। मुंडेल भी मिलता है, किसी किसी जगह मुंड्रेला भी मिलता है ना। तो मुंडेल गांव के पास ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है झुंझुनू में। झुंझुनू को ये लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है? तो वह कौन सी नदी है? हमारी कांतली नदी है। बात करें आंतरिक अफवाह तंत्र में नदियों की तो कांतली नदी पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक अफवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। देखो, क्वेश्चन अगर 2 तरह से आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी राजस्थान के संदर्भ में तो कौन सी बताओगे? घग्गर। लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी तो फिर कौन सी बताओगे आप? कांतली। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, अगर आंतरिक अफवाह तंत्र शब्द नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन हो कि राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी तो कौन सी बताओगे? फिर आंतरिक शब्द नहीं आए तब बताओगे आप बनास नदी। ठीक है ना। और क्वेश्चन ऐसे आए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो कौन सी बताओगे? चंबल नदी। देखो, शब्दों का ही थोड़ा बहुत हेर फेर है, इससे ही हमारे आंसर जो है चेंज हो जाएंगे। इन सभी तथ्यों को मैं जब अफवाह तंत्र कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक जगह आपको बतला दूंगा। फिलहाल बात करते हैं कांतली नदी की विशेषताओं के बारे में। तो कांतली नदी सीकर जिले की बात करें तो सीकर जिले में इस नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ है। कौन सी? नीम का थाना सीकर में एक सभ्यता है हमारी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। तो इस नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ है। कौन सी सभ्यता है वो? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो कहां पर स्थित है? नीम का थाना सीकर में स्थित है।
इस नदी के किनारे मुख्यतः सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों में ही एक एक सभ्यता का विकास हुआ है। सीकर जिले में तो हमारी गणेश्वर सभ्यता और झुंझुनू जिले में एक सभ्यता का विकास हुआ है। वो कौन सी सभ्यता है? हमारी सोनारी सभ्यता। कौन सी? सोनारी सभ्यता। सोनारी सभ्यता। तो सीकर जिले में तो गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है और झुंझुनू जिले में सोनारी सभ्यता का विकास हुआ है। इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है, या ऐसे कह लो अपवाह जो क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? दोनों ही शब्दों से आ सकता है, बहाव क्षेत्र भी आ सकता है और अपवाह क्षेत्र भी आ सकता है। जैसे घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र क्या कहला रहा था? हमारा नाली या पाट कहला रहा था ना। इसी तरह से कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र भी क्या कहलाता है? हमारा तोरावाटी कहलाता है। क्या? तोरावाटी। तो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा तोरावाटी कहलाता है। घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र क्या कहला रहा था? नाली अथवा पाट कहला रहा था। बात करें अन्य विशेषताओं की, तो सभ्यता हो गई और अपवाह क्षेत्र हो गया। उसके बाद में यह जो है शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी है। कांतली नदी जो है वो शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी है। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। बात करें इस नदी की लंबाई की, तो आंतरिक अपवाह तंत्र की जो पूर्ण रूप से राजस्थान में है, इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 100 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर लंबी है, जो पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना। यह नदी जो है वो पूर्णतः कैसी नदी है? हमारी बरसाती नदी है। मतलब इसका पानी जो है, इस नदी में पानी की जो आवक है वो बरसात के मौसम में ही होती है। बाकी समय में ये नदी क्या होती है? सूख जाती है हमारी। तो यह पूर्णतः कैसी नदी है? हमारी बरसाती नदी है। वर्षा के पानी पर इस नदी में जो बहाव है वो डिपेंड करता है। उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर से इसका उद्गम होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आप मैप बना लीजिए, फिर मैं इसकी विशेषता जो भी है वो लिख देता हूँ। ठीक है, बना लीजिए आप। तो आपने मैप बना लिया होगा। अब मैं जिसकी जो विशेषता मैंने मैप पर आपको बताई थी इस नदी की, उन विशेषताओं को एक एक से लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो कांतली नदी के बारे में लिखिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्गम के बारे में। उद्गम कहाँ से हो रहा था इस नदी का? खंडेला की पहाड़ियां, सीकर से। खंडेला की पहाड़ियां, सीकर से। ठीक है ना। बात करें इसके विलुप्त की, ये कहां पर विलुप्त हो रही थी? तो विलुप्त हो रही थी मुंडेल गांव, झुंझुनू। चूरू जिले से पहले ही पड़ता है, झुंझुनू जिले में ही मुंडेल गांव, थोड़ी सीमा पहले ही है, चूरू की सीमा से थोड़ा पहले ही। मुंडेल गांव, झुंझुनू। ठीक है ना। अन्य विशेषताओं की बात करें, अन्य विशेषताएं, तो अन्य विशेषता लिखिए। लिखो, यह राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः, आंतरिक अपवाह पूर्णतः से लिखो, यह राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक बहाव की दृष्टि से, आंतरिक अपवाह तंत्र की दृष्टि से, यह राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई, हालांकि देखिए नदियों की जो लंबाई है वो हमारी किस पर निर्भर करती है? वो बरसात पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी हम आंकड़े कहीं कहीं लिख देते हैं
जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर। ठीक है ना। बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, बहाव क्षेत्र, तो उद्गम किस जिले से होता है? सीकर जिले से उद्गम होता है, और सीकर से निकलने के बाद ये कहाँ पर चली जाती है? झुंझुनू में चली जाती है। तो यह राजस्थान के कितने जिले? 2 जिलों में बहती है। तो बहाव क्षेत्र 2 जिलों में हो गया, सीकर और झुंझुनू। उसके बाद हम बात करें, यह नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। यह नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में बांटती है। कुछ भी लिख लो, विभाजित करती है या बांटती है। ठीक है ना। अगली विशेषता लिखो, इस नदी का अपवाह क्षेत्र, इस नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। तोरावाटी कहलाता है। तो इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। अगली बात लिखिए, अगली विशेषता। अगली विशेषता हम बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है। और झुंझुनू जिले में कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? हमारा सुनारी सभ्यता का विकास हुआ है। तो दोनों ही बातें लिखिए। लिखिए, सीकर जिले में इस नदी के किनारे, सीकर जिले में इस नदी के किनारे इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। विकास हुआ था। सीकर जिले में इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। अब लिखो, झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले में इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे सुनारी सभ्यता का विकास हुआ था। सुनारी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है ना। कभी कभी देखो पूछ लेता है, क्योंकि उद्गम की दृष्टि से राजस्थान में बात करें तो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों में केवल 2 ही नदियां हमारी। कौन कौन सी? एक तो कांतली और एक कांकड़ी, जो कि अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आंतरिक अफवाह तंत्र में केवल 2 ही नदियां हैं जो अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो लिख लीजिए, यहीं पर मैं ऊपर लिख देता हूं, यह नदी, इसी में लिख लो, उद्गम में चलो लिख लो, यह नदी अपने उद्गम स्थल से, अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। तो आंतरिक अफवाह तंत्र में 2 ही नदियां हैं, एक तो कांतली है और एक कांकड़ी है, जो अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर बहती है। ठीक है ना। तो ये हमने चर्चा की थी किस नदी पर? कांतली नदी पर। चलिए अब बात करते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र की किसी अन्य नदी पर। लिख लीजिए आप इसको। तो अब बात करते हैं अन्य नदियों के बारे में।
तो तीसरी नदी आप डाल लीजिए। आंतरिक अफवाह तंत्र की सलिए सबसे छोटी जो नदी है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कौन सी है? कांकड़ी नदी। कांकड़ी नदी। इसी का एक और नाम क्या मिलता है? कांकनी। कांकड़ी भी मिलता है, कांकड़ी भी मिलता है, कांकनी भी मिलता है, काकनेह भी मिलता है, काकनेह। और स्थानीय भाषा में इस नदी को क्या बोलते हैं? मसूरदी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इस नदी का नाम क्या है? मसूरदी नदी है। ठीक है, काकनी, काकनी, काकने, मसूरदी, ये एक ही नदी है हमारी। ठीक है नहीं? चलिए बात करें काकनी नदी के बारे में, तो देखिए इस नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? हमारा जैसलमेर जिले में पहाड़ियाँ हैं कुछ। कौन सी पहाड़ियाँ? कोटली गांव की पहाड़ियाँ, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और अपने उद्गम से मैंने बताया था कि राजस्थान की दो ही ऐसी नदी हैं जो अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो कोटली गांव की पहाड़ियाँ जो हैं, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। देखो दो नाम आते हैं, एक तो इसका कोठारी भी आता है, कोठारी गांव आता है, एक कोटली गांव भी आता है, कोटली। तो कोठारी या कोटली गांव की पहाड़ियां कहां पर है? ये जैसलमेर में, जैसलमेर। तो इस नदी का उद्गम कोटली या कोठारी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर से होता है। और यह नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना? और उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने के पश्चात यह नदी जैसलमेर जिले में ही एक खाड़ी है हमारी, मीठा खाड़ी, मीठा खाड़ी तक अपना जल ले जाती है। कौन सी खाड़ी? मीठा खाड़ी। ये जैसलमेर जिले में ही है। लेकिन जब कभी कभी यहाँ पर बरसात अधिक हो जाए कोठारी गांव की पहाड़ियों पर, तो यह नदी अपना जो जल है वो एक झील तक ले जाती है। उस झील का नाम क्या है? बुझ झील। कौन सी झील? बुझ झील, बुझ झील। ये भी हमारी कहाँ है? जैसलमेर में ही है, जैसलमेर। ठीक है ना? उद्गम तो इसका होता है कोठारी या कोटली गांव की पहाड़ियां जैसलमेर से, और इसका विलुप्ति स्थल मीठा खाड़ी जैसलमेर। लेकिन बरसात अधिक हो जाए तो अपना जल कहाँ ले जाती है? बुझ झील जैसलमेर तक ले जाती है। यह आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। यह आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग क्या है? 17 किलोमीटर, लगभग 17 किलोमीटर लंबी है, जो आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है यहाँ से। ठीक है ना? एक और बात, यह नदी जो है वो केवल और केवल जैसलमेर जिले में ही प्रवाहित होती है। ठीक है ना? केवल और केवल जैसलमेर जिले में। और एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, काकनी नदी जो है वो राजस्थान के अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी? हमारी काकनी नदी है। ठीक है ना? तो दो तीन इसकी विशेषताएं वो आप इसके साथ साथ में मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो लिखिए उद्गम, उद्गम लिखिए कोठारी या कोटली गांव की पहाड़ियां जैसलमेर, कोठारी या कोटली गांव की पहाड़ियां जैसलमेर से। विलुप्त कहाँ होती है? विलुप्त दो होती है, या तो आपको मीठा खाड़ी मिल जाएगा, मीठा खाड़ी, मीठा खाड़ी नहीं तो फिर बुझ झील, बुझ झील। ये भी कहाँ है? हमारी जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है ना? बात करें
अन्य विशेषताओं की, तो लिखिए यह राजस्थान के केवल एक जिले जैसलमेर में ही प्रवाहित होती है। अगली लिखो, यह आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई आप हमेशा देखिए, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों की लंबाई लगभग में ही आप याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि इनकी लंबाई कंफर्म नहीं है, ये बरसात पर डिपेंड है, बरसाती नदियां हैं सभी। लगभग 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर, इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 17 किलोमीटर है। एक विशेषता और लिख लीजिए, इधर मैं इधर लिख देता हूं, लिखो, कांकनी नदी में अधिक पानी आने पर यह जैसलमेर जिले में बुज झील का निर्माण करती है। जैसलमेर जिले में बुज झील का निर्माण करती है। बुज झील का निर्माण करती है, ठीक है। अगली एक विशेषता और लिख लो, वो क्या है कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है। तो अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है, कांकनी नदी, ठीक है ना। तो ये विशेषता थी हमारी किस नदी के बारे में, कांकनी नदी के बारे में। अब बात कर लेते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की बाकी नदियों के बारे में। हमने 3 नदियों का अध्ययन कर लिया है, अब एक छोटी सी नदी और याद करनी है आपको, कौन सी, साबी नदी। उसके बाद में बाकी जितनी भी नदियां हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की, उनकी आपको विशेषताएं तो कोई है नहीं, उनकी आपको क्या याद रखनी है, उद्गम और विलुप्ति स्थल याद रखनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरी नदी के बारे में। तो अब तक हम आंतरिक अपवाह तंत्र की 3 नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगली जो नदी है वो है हमारी साबी नदी। अगली नदी लिख लीजिए, साबी नदी। साबी नदी, देखिए साबी नदी, बात करें साबी नदी के उद्गम की, तो साबी नदी का जो उद्गम है जयपुर और सीकर जिले की सीमा पर कुछ पहाड़ियां हैं जिन्हें सेवर की पहाड़ियां बोलते हैं, उन पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। उद्गम के पश्चात यह नदी जयपुर के बाद फिर अलवर जिले से होती हुई हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है, और हरियाणा में कहाँ तक, पटौती हरियाणा के पास जाकर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान की यह ऐसी नदी है
जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन अपना जल जो है किसी दूसरे राज्य में ले जाती है। बात करें अलवर जिले की, तो अलवर जिले की यह सबसे महत्वपूर्ण कह लो या बड़ी नदी कह लो। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी? हमारी सावी नदी है, जो बरसात के मौसम में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। वर्तमान समय में तो इतनी बरसात नहीं होती है, लेकिन पहले कई दशकों में इस नदी में काफ़ी बाढ़ें आती थी और इस नदी की पानी अधिक आने से अलवर जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते थे। ठीक है ना। तो छोटी सी नदी है, 2-3 इसकी विशेषता है। तो आपने हेडिंग डाली सावी नदी, मैं डायग्राम बना देता हूँ। सावी नदी का जो उद्गम है, उद्गम जो होता है वो उद्गम इसका होता है जयपुर और सीकर। जयपुर और सीकर की सीमा पर कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं हमारी। कौन सी? इनको बोलते हैं सेबर की पहाड़ियाँ। सेबर की पहाड़ियाँ, सेबर की पहाड़ियाँ, यहाँ से सावी नदी का उद्गम होता है और अपने उद्गम स्थल से जयपुर जिले में प्रवाहित होती है। जयपुर जिले के बाद अलवर जिले में जाती है और अलवर के बाद यह फिर हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है। और हरियाणा में कहाँ तक जाती है? पटौती हरियाणा तक जाती है। वहाँ पे जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो लिख लीजिए इसका विलुप्त स्थल जो है कौन सा है? संगम नहीं है, विलुप्त स्थल लिखिए पटौती, गुड़गांव, पटौती, गुड़गांव और कहाँ पर? हरियाणा राज्य। ठीक है। सेबर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। उसके बाद ये जयपुर, जयपुर के पश्चात अलवर, राजस्थान के 2 जिलों में प्रभावित होती है। उसके बाद ये हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है और गुड़गांव के पटौती नामक स्थान पर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना। बात करें विशेषताओं की, तो जयपुर जिले में इस नदी की एक विशेषता ये है कि जयपुर जिले में सावी नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था। उस सभ्यता का नाम क्या है? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता। तो जयपुर जिले में सावी नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था? जोधपुरा सभ्यता। ठीक है ना। और अलवर जिले की इसकी बात करें तो यह नदी अलवर जिले को 2 भागों में बांटती हुई कहाँ पर निकल जाती है? हरियाणा राज्य में निकल जाती है और अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। अलवर की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है, जो बरसात के मौसम में अपनी विनाश लीला के लिए क्या थी? प्रसिद्ध थी। वर्तमान समय में इसमें इतना पानी नहीं आ पाता है कि इसमें बाढ़ जैसे हालत पैदा हो जाए, लेकिन यह अपनी विनाश लीला के लिए पिछले दशकों में प्रसिद्ध रही है। ठीक है ना। तो 2-3 इसकी विशेषताएं लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। लिखो उद्गम सेबर की पहाड़ियाँ, सेबर की पहाड़ियाँ, सेबर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सीकर और जयपुर की सीमा पर, सीकर और जयपुर की सीमा पर। ठीक है ना। उसके बाद में लिखो विलुप्त कहाँ पर होती है? तो विलुप्त लिख लीजिए पटौती, गुड़गांव, हरियाणा। पटौती, गुड़गांव, हरियाणा। ठीक है। बात करें विशेषताओं की, इस नदी की विशेषताएं, तो विशेषताएं आप लिख लीजिए जयपुर में इस नदी के किनारे, जयपुर में इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता का विकास हुआ था। जोधपुरा सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद में लिखो
यह अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। यह अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। यह अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी है। अगली विशेषता लिखो, बरसात के मौसम में यह नदी, बरसात के मौसम में यह नदी अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। यह नदी अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है ना। तो कुछ ही विशेषता थी किस नदी के बारे में, सावी नदी के बारे में। इसके बाद में देखिए आंतरिक अफवाह तंत्र की कुल हमने 13 नदियां पढ़ी थी वैसे तो, लेकिन जो 4 नदियां हैं इनकी कुछ कुछ विशेषता मिलती है। आप लिख लेना, रूपारेल नदी का एक अन्य नाम मिलता है बराहा नदी भी कहते हैं उसको, ठीक है ना, तो वो आप लिख लेना, बराहा नदी भी कहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको जो याद करने वाली बात है आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ, वो है इनका उद्गम स्थल याद कर लेना और विलुप्ति स्थल याद कर लेना। तो मैंने उनके उद्गम और विलुप्ति स्थल जो है वो आपको एक टेबल की फॉर्म में शुरुआत में नदियाँ स्टार्ट करने से पहले ही एक वीडियो में आपको बतला दी है, तो वो आप वीडियो को देख लेना और वहाँ से इनके उद्गम और विलुप्ति स्थल याद कर लेना, ठीक है ना। तो आंतरिक अफवाह तंत्र यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम या तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र स्टार्ट करेंगे या फिर अरब सागरीय अफवाह तंत्र स्टार्ट करेंगे, वो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हाँ, और अब इस वीडियो का जो लिंक है उसे अपने स्टेटस पर लगाएं और अपने जितने भी मित्र हैं उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।